ये कह रहे कि तेल के दाम बढ़े हैं। चलो ठीक है, हमारी आपकी लाइफ पे अंतर नहीं पड़ रहा क्योंकि हम तो पहले से दुखी हैं। हमारा तो 110 रुपए, $110 के हिसाब से, $100 के हिसाब से तेल का हम रिटेल में भाव दे रहे हैं, लेकिन देश की बैलेंस शीट पे तो असर पड़ता है ना सर, वो क्या पड़ेगा? वो पड़ता है क्योंकि आप इंपोर्ट करते हैं तेल। हमारा सिर्फ ओएनजीसी जो बनाता है 12-13% हमारी खपत का ओएनजीसी बनाता है, बाकी सब कुछ इंपोर्ट होता है, आयात किया जाता है। तो उसके ऊपर अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड पे असर आ जाता है, और अल्टीमेटली करंट अकाउंट जो हमारा डेफिसिट में रहता है, वो हम कैसे उसकी भरमाई करते हैं। एक तो हमारी ये जो आईटी कंपनी है वो $150 बिलियन वो एक्सपोर्ट करती हैं सर्विसेज, वो हमें हेल्प करती हैं बैलेंस करने में। और दूसरा है हमारे एनआरआई जो बाहर हैं, जो 60 से 70 बिलियन डॉलर हर साल अपने घर वालों को भेजते हैं यहाँ पे, वो हमें हेल्प करता है बैलेंस करने में। बट देश की बैलेंस शीट में क्षति होती है जब तेल बढ़ता है। बट तेल यहाँ से ज्यादा और बढ़ने की उम्मीद कम है अनिल जी, क्योंकि कैपेसिटी बहुत है, उनको भी हर्ट करता है। अब देखिए सऊदी की जो बजट है वो लगभग $60 पे बैलेंस होती है। ईरान की बजट $90 पे बैलेंस होती है। रशिया की बजट 45 से $50 के बीच में बैलेंस होता है। तो उनको भी दर्द है जब तेल की कीमत कम रहती है, या अगर वो ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकते। देखिए इसमें दो तरीके हैं, या तो अगर आप कीमतें कम है तो आप ज्यादा उत्पादन करके अपनी जेब में ज्यादा डालिए, आप बोलिए ठीक है मार्केट जाए भाड़ में, मेरे जेब में तो पैसा आया। या फिर सब करार करके कम करें। तो अभी 100 मिलियन बैरल जो दिन के उत्पादन करते थे, वो 90 मिलियन दिन पे ले आए थे। 10% की उन्होंने कटौती की थी, उससे ये तेल की प्राइसेस इतने पे हैं। अगर वो कटौती नहीं जारी रहती, अभी वो कह रहे थे जनवरी से आप बंद करिए ये कटौती, हमें उत्पादन करने दीजिए। इराक, यूएई, लिबिया, ये देश सारे बोल रहे हैं कि हमें और उत्पादन करने दीजिए। सऊदी और रशिया कह रहे हैं कि हम कंट्रोल रखेंगे। तो आज उसका फैसला होने वाला था, बट अभी उन्होंने टाला है बृहस्पतिवार के लिए, परसों। तो देखिए क्या आता है। उम्मीद यही है कि 3 महीने के लिए करार कर लेंगे और फिर देखेंगे आगे क्या करना है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, अमेरिकी प्रोड्यूसर जो खत्म हो जाने चाहिए थे $40 पे, उनका ब्रेक इवन लगभग 50 पे है, वो बच गए। उन्होंने कॉस्ट कटिंग कर करके जो रिग्स लगाते हैं जिससे तेल फिर निकला जाता है, वो 40% डाउन है। तो कटौती कर करके वो पिछले साल बच गए, और इस साल उनका अच्छा प्रदर्शन होने की उम्मीद है। 90 में से 11 मिलियन बैरल दिन के अमरीकी बना रहे हैं। अगर वो उसमें कटौती नहीं होती है तो तेल के दाम लगभग 45 से 50 के बीच में रहेंगे अगले साल भी। यही मार्केट का व्यू है अनिल जी। तो उसके चलते हमें इतनी क्षति नहीं होनी चाहिए हमारी इकोनॉमी को, या जो हमारे तेल के जो खपत करते हैं, जैसे पेंट इंडस्ट्रीज हो गई, टायर इंडस्ट्री हो गया, तो जिनके इनपुट जाता है तेल, उन पे भी इतनी हानि नहीं होनी चाहिए। सर गोल्ड के दाम, ये तेल बढ़ रहा है, गोल्ड घट रहा है, और मेरे ख्याल से नवंबर के महीने में जिस तरह से गोल्ड घटा है, ये एक महीने की बड़ी तेज गिरावट है काफी लंबे समय की। तो गोल्ड पे क्या व्यू बन रहा है सर? जी देखिए, गोल्ड पे दो तरफा व्यू है। मैक्वेरी ने कहा है कि $1550 तक भी आ सकता है, ये हम्म। गिरेगा यहां से। और इंस्टीट्यूशनल निवेशक गोल्ड से निकल के हम्म। बिटकॉइन वगैरह में जा रहे हैं, ये तो बात है। तो डिमांड कम हो रही है गोल्ड की। दूसरी व्यू ये है कि डॉलर इतना गिरेगा अनिल जी, तो गोल्ड बढ़ेगा। तो अगर डॉलर 20% गिरता है अगले साल, तो गोल्ड बढ़ना चाहिए। और व्यू $2300 पर ऑन्स और $2500 की भी व्यू है। तो कहना मुश्किल है, बट 15 दिसंबर का एक बहुत अहम दिन है। वो टेक्निकल चार्ट्स पे जो लोग देखते हैं, उन्होंने कहा है। तो 15 दिसंबर के बाद हम देखते हैं जो चाल आएगी, वो थोड़ा इंडिकेट करेगी अगले साल गोल्ड क्या होने वाला है। अभी मंदी है गोल्ड मार्केट में क्योंकि डिमांड इतनी नहीं है जितनी सप्लाई है। तो बट लगता है कि वो कैचअप होना चाहिए। मेरी जो राय है, डॉलर की डिप्रिसिएशन है
और नोट छापे जा रहे हैं, तो गोल्ड को अच्छा करना चाहिए। बिटकॉइन कुल मिला के $360 बिलियन का है, तो कितना एब्जॉर्ब करेगा बिटकॉइन? और वो भी एक अप इन द एयर है। गोल्ड आपके पास फिजिकल गोल्ड बैकिंग है, तो सेंट्रल बैंक्स तो बिटकॉइन नहीं खरीदेंगे। कभी ना कभी ये ट्रेड पलटेगी और गोल्ड आगे बढ़ेगा, ये मेरा निजी सोचना है। ओके, चलिए सर, बढ़िया है। गोल्ड सही वक्त पे नीचे आ रहा है, जब शादियों का सीजन है, लोगों को खरीदना है, और उसके बाद बढ़ जाए तो कोई टेंशन भी नहीं है। एक बार खरीदने के बाद बढ़ जाए तो दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, एक और खबर मैं सुन रहा था, मैंने सोचा आप आएंगे तो पूछूंगा। तो एक तो है ना, चाइना में कुछ कुछ कंपनियां, कुछ इंडस्ट्री डिफॉल्ट कर रही है, मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि चाइना में भी डिफॉल्ट हो रहा है। अच्छा, दूसरा थोड़ा अफ्रीका वगैरह में भी कुछ कुछ देशों के डिफॉल्ट होने की, डिले करने की खबर आ रही है। ये सही है सर, और बिल्कुल, इसका क्या मतलब निकालें? देखिए बिल्कुल सही है। पहले चाइना लेते हैं। चाइना इतना मैसिव मार्केट हो गया, और पिछले साल हाँ। एमएससीआई ने उसको ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में डाला था। तो लगभग विदेशियों का $15 ट्रिलियन चाइना में है। उसमें से अधिकतर तो चाइनीज गवर्नमेंट ट्रेजरी मार्केट में ही है। जैसे हमारे 10 साल का होता है, वैसे ही चाइना का 10 साल 30 साल में लोगों ने डाला है। चाइना ने, अनिल जी, पिछले हफ्ते नेगेटिव रेट पे पैसा उठाया। $1 बिलियन उन्होंने माइनस पे पैसा उठाया। तो मतलब वो 100 बिलियन लेंगे, 1 बिलियन लेंगे और लौटाने के वक्त -1% करके लौटाएंगे। तो मैं यही पूछ रहा था कि भारत क्यों नहीं कर सकता है ऐसा? हमारा भी टाइम आएगा। अब 4 ट्रिलियन, 15 में से 4 ट्रिलियन निजी चाइनीज कंपनीज में है, जो ज्यादातर स्टेट ओन्ड है, या लोकल गवर्नमेंट हो गया, या सिटी की ओन्ड है। उसमें से काफी कंपनियां ऐसी हैं। एक कार की कंपनियां जो बीएमडब्ल्यू के साथ पार्टनरशिप में है, उसने डिफॉल्ट कर दिया। रियल एस्टेट वाली कंपनियां हैं जो खाली मकान, ज़ॉम्बी फ्लैट्स बनाते जाते हैं, खाली पड़े रहते हैं, बट वो करते रहते हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट रहे छोटे शहरों में। तो वो डिफॉल्ट करना शुरू हो गए। मार्केट अभी तक चिंतित नहीं हुआ, क्योंकि सब सरकारी कंपनियां हैं, और सरकार पीछे से ये हौसला है कि सरकार शायद आ जाएगी। बट ये याद रखिए, 2008 में भी जब दुबई पोर्ट और ये एमआर और ये सब का हुआ था, तब ये निकल के आया था, दुबई ने आके कहा था आप दिखाइए कहाँ पे लिखा है कि हम इस डिफॉल्ट के टाइम पे करेंगे। उसके बाद अबू धाबी आ गया था, जब गिर गए वो बॉन्ड्स, तब अबू धाबी ने आके खरीद के काफी पैसे बना लिए थे। दुबई अबू धाबी सिस्टर कंट्रीज हैं यूएई के अंडर। तो अब यही चिंता है कि अगर चाइनीज ने वही खेला कि भाई इसमें सॉवरेन गारंटी पेपर पे तो नहीं है, बट ये हम सोच के चल रहे थे कि स्टेट कंपनी है, जैसे हमारा बीएचईएल हुआ या एलआईसी हुआ, आप यही रेटिंग उसको सॉवरेन रेटिंग देते हैं कि सरकार की कंपनी है। अगर वो डिफॉल्ट कर जाए और भारत सरकार कहे कि भाई हम नहीं करते, तो वो देश के सॉवरेन रेटिंग पे आता है। तो ये चाइना में चल रहा है। तो उसके चलते अब उनका बोरोइंग रेट बढ़ रहा है प्राइवेट कंपनीज का। ये देखना है कि किस लेवल पे वो आके करते हैं। देखिए वहां तो गोली मार देते हैं। कोई अगर फॉरेन ट्रेडर लॉस करता है, 5-6 साल पहले या 10 साल पहले हुआ था बात, सेंट्रल बैंक में था, एक बेचारे को गोली मार दी थी, एग्जीक्यूट कर दिया था, फिर उसने लॉस बनाया। तो ये तो कर क्या लेंगे। बात कर रहे हैं? वो ऐसा ही है सर, उधर तो हुकूमत है ना। सही में? बिल्कुल हुकूमत है कम्युनिस्ट पार्टी की। कुछ ऐसा सेफ्टी ऑफ लाइफ वगैरह कुछ नहीं है उधर। तो ये नॉर्थ कोरिया में भी तो ऐसा ही सर हुआ। इसका नॉर्थ मतलब तो ये कोरिया में हुआ कि हिंदुस्तान तो सर इसका मतलब तो ये होगा कि हिंदुस्तान में पैदा होना वरदान है, चीन और अगर उत्तरी कोरिया में पैदा हो गए तो अभिशाप। फिर तो मतलब आपका नसीब ही खराब, पिछले जन्म में कुछ न कुछ खराब काम किए होंगे आपने। बिल्कुल, हिंदुस्तान से तो बढ़िया जगह ही कोई नहीं। तो वो है। और बिल्कुल। अफ्रीका में बहुत लोन हो गया। जाम्बिया ने डिफॉल्ट कर दिया है। अब ये छोटी छोटी इकोनॉमीज है। नाइजीरिया और अच्छा। साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ये बड़ी है, हाँ। आप कह सकते हैं अफ्रीका में। बट साउथ अफ्रीका ट्रबल में, नाइजीरिया तेल की कीमत कम होने के कारण। बट ये एक डोमिनो हो सकता है। और ये G20 में भी बार बार बात आ रही है कि आप इनको, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि इनको आप माफी दीजिए लोन से। तो माफ करना पड़ेगा, राइट ऑफ लेना पड़ेगा। ठीक ये बात। एक और इमर्जिंग ट्रेंड है। जी अनिल जी। हम्म।
ठीक है। अच्छा सर, अभी आपकी इस महीने वाली आपकी फेवरेट बुक बताइए सर, कौन सी बुक आप रिकमेंड करेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, अब ये साल का अंत आ रहा है और हम भगवान से यही हाथ जोड़ रहे हैं कि इस तरह का साल किसी को ना दे 2020 की तरह का। और ये किताब है जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग, गौतम बैद ने, इन्होंने आपके लिए भी ये किताब भेजी है, जो मैंने आप तक पहुंचानी है, अभी पहुंचा नहीं पाया। अरे क्या बात है। ये अच्छा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करते हैं। ये हिंदुस्तानी है, सॉल्ट लेक सिटी ऊटा में रहते हैं, यूएसए में। गौतम जी बहुत अच्छा लिखते हैं और इन्होंने विश्व भर के दिग्गज अच्छा। थिंकर्स की लर्निंग सब इकट्ठी की है। और ये अच्छी है, ईयर एंड के लिए हम जब फिलोसफिकल हो जाते हैं, सोचते हैं जिंदगी में क्या हो रहा है, ये बहुत अच्छा है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और ये कहते हैं कि आप ह्यूमिलिटी रखिए, ग्रैटिट्यूड रखिए और लाइफ लॉन्ग लर्निंग आप करते रहिए। जब आप स्टॉक खरीद रहे हैं तो सोचिए कि बिजनेस का एक अंश आप खरीद रहे हैं। ये नहीं कि आपके डीमैट अकाउंट में पैसे पड़े हैं और वो बढ़ गया, बट बिजनेस को भी एंजॉय करिए। और मुझे यही याद आया, एचडीएफसी बैंक जब शुरू हुआ था और तब थोड़े शेयर लिए थे अनिल जी, और आदित्य पुरी साहब हमारे बॉस भी रहते थे सिटी बैंक में, बहुत उनके साथ लगाव था। और हमें खुशी होती थी जब एचडीएफसी बैंक अच्छा करता था और बढ़ता था। इतने सिटी बैंक के दोस्त पुराने काम करते थे वहां। तो ये मुझे ख्याल आ रहा था देख के कि अगर आप बिजनेस को इस तरह से सोचें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि विश्व का 8वां अजूबा है, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कंपाउंड इंटरेस्ट। आप ये ना बोलिए कि मुझे जोखिम नहीं लेना। अगर आप सेविंग्स अकाउंट में 2% पे पैसा रख रहे हैं और 7.5% का आपका इन्फ्लेशन चल रहा है, तो -5.5% आपके अगेंस्ट कंपाउंडिंग हो रही है, आपकी परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। तो ये आप नहीं कह सकते मुझे रिस्क नहीं लेना, रिस्क लेना ही पड़ेगा। और एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करना है और पोस्ट टैक्स में बीट करना है। जो 2.5% आपको सेविंग्स अकाउंट में मिल रहा है वो प्री टैक्स है, उस पर भी 30% टैक्स भरना पड़ता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को आप अपने हित में चलाइए और जॉय ऑफ कंपाउंडिंग को आप इंजॉय करिए। यही ये किताब कहती है, किस तरह करिए। और स्टॉक मार्केट आपके लिए कंपाउंड करता है। लंबी अवधि के लिए जी अच्छे स्टॉक खरीद के बैठ जी। जाइए और फिर जॉय ऑफ कंपाउंडिंग एंजॉय करिए। बिल्कुल। और इसी किताब से जो बग्गा साहब ने जो दो कोट दिए हैं वो भी आपके सामने स्क्रीन पर चल ही रहे हैं। तो बग्गा साहब, इस किताब को आपने बहुत विस्तार से पढ़ा, क्या पसंद आया है सर? नहीं, ये बहुत बहुत इसमें नॉलेज है अनिल जी। बहुत लोगों की विचार हैं और यही कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग रखिए। लर्निंग कभी नहीं खत्म हो रही। मैं तो कहता हूँ हर हर सवेरे लाइफ। आपका 8 यस। बजे शो शुरू कर देते हैं और कुछ ना कुछ निकल के आता है। रोज इतना सीखने को है जिंदगी में। आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, वो सब वापस आएगा। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा अनिल जी, अगर टाइम है तो। जी जी जी। जी सर, प्लीज देखिए, बोलिए जी। अब इस साल मार्केट ने सरप्राइज कर दिया। किसी को नहीं पता था कि कोविड आ जाएगा, बट अब अगले साल के लिए हमें तैयारी करना है कि सेक्टर जी। रोटेशन होगा। इस साल के विजेता थोड़े पिछड़ेंगे, अब नए विजेता निकल के आएंगे। मुझे याद है बैंकिंग आपने सितंबर से बोलना शुरू किया था और हमारा एक शो भी था। मैंने कहा अनिल जी सेक्टर रोटेशन आती जी है लास्ट 3 महीने में। आपने कहा देखिए बैंक तो -25 है, ये बढ़ेगा। और देखिए बैंकिंग इंडेक्स कहां का कहां पहुंच गया। तो जो पिछड़े हुए हैं उनको जरूर देखना है, क्योंकि गौतम भी वैल्यू इन्वेस्टर हैं। ये वैल्यू इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म क्वालिटी बोलते हैं। तो यही सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा। आप ये दिसंबर का महीना सोचिए अपने पोर्टफोलियो के लिए और हमारे साथ बने रहिए। हम अच्छे अच्छे आपको इस तरह के सेक्टर्स और स्टॉक्स चूज करके देंगे।